नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पर अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, क्या ये माना जाए कि आईएसआई और आतंकवादी संगठन इस कदर बौखलाए हुए हैं कि भारत में दंगे करवाने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए मुहर्रम जैसे पाक त्योहार की आड़ ले रहे हैं? अंजू जी, ये तो जो नए नए आयाम इस बार मुहर्रम में आए हैं, ऐसा मैंने कभी अपने करियर में नहीं देखा, 36 साल के, और अपने जीवन में नहीं देखा। जिस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, और वैसे भी पाकिस्तान काफी निवेश कर रहा है आज भारत में बवाल तंटा पैदा करने का। आपने सुना होगा, राजस्थान में कोटा में एक लड़का है मोइन खान, पहले मोहित शर्मा नाम था, फिर मोइन खान हो गया। 4,000 हिंदू लड़कियों के ऑब्सीन चित्र उसके पास हैं, और 4,000 ऑब्सीन चित्र जिसमें खास करके ये कहा कि मंगल सूत्र और सिंदूर साफ दिखने चाहिए, जिससे कि वो अपने देवी देवताओं की निंदा करें, आलोचना करें और कलमा पढ़ें। तो जब सिंदूर और मंगल सूत्र पहन के करेंगी तो उसका प्रभाव और उसका जो है एक तरीके से जो दूर तक दूरगामी उसके परिणाम होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। तो कोशिश है कि ना मंगल सूत्र पहनी हुई महिला, सिंदूर लगाई महिला इस चीज को कहें, और किसी हद तक वो कामयाबी हो गए। तो मेरी तो ये समझ में कितना पैसा, और जो ऑडियो सामने आया है वो ऑडियो बिल्कुल वैसा ही है कि पंजाबी एक्सेंट में कोई पाकिस्तानी उर्दू में उनको गाइड कर रहा है कि अपनी देवी देवताओं की निंदा करो। और एक, सिर्फ एक, तुम ये कर लो, अगर एक लड़की फंसाते हो तो वो एक लड़की 3-4 लड़कियों को, सहेलियों को, अपनी बहनों को और ले आई। और एक इन्होंने जिहाद का नाम दिया कि ये कौन सा जिहाद है। उस जिहाद का नाम है जिहाद अल अकबर प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि पहले इनको सिर्फ वर्गला करके फंसा लो, फिर इनको प्रेग्नेंट कर दो। प्रेग्नेंट कर दोगे कि तो ला मुहाला फिर वो इस्लाम कबूल कर लेगी। इस्लाम कबूल कर लेगी तो औलाद भी मुसलमान होगी, ये भी मुसलमान हो जाएगी, और माता पिता की आधी संपत्ति, ये पूरी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति की हकदार, वो तक मिलने ही वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका जिहाद अल अकबर, इसमें प्रेग्नेंट करो, प्रेग्नेंट करने के बाद अपनी संगी साथी को भी लिया। तो ये जो भयावह चीजें चल रही हैं, आपका राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ संवेदनशील है। इसके पहले अभी अजमेर का कांड हुआ था जिसमें 35 साल बाद फैसला आया। अजमेर के बाद आपने देखा भोपाल में भी लगभग ऐसा ही किस्सा हुआ था। और उसके बाद देखिए नाना प्रकार के जिहाद। अब लोग कहते हैं कि लोग समझते हैं कि आजकल अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, दंगे फसाद बंद हो गए। लेकिन एक और स्टडी ये कह रही है कि जिस तरीके के जिहाद इन्होंने चलाए हैं, जनसंख्या जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तो इसके जरिए इनको जो कामयाबी मिल रही है वो पुराने दंगों से और हत्याकांड से कहीं ज्यादा मिल रही है। क्योंकि लव जिहाद में तो इनको कुछ चीजें टारगेट करनी है, और इसका संक्रमण लव जिहाद का केवल ऐसा ही नहीं है। भोपाल में जो लव जिहाद हुआ था, जो जिम ट्रेनर था, जो डांस टीचर था, उसने तो बहुत बड़े बड़े रैकेट चलाए। जो गांव की भोली भारी लड़कियां आती थी उनको वर्गला देना, उनको कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करने के बाद उनको कलमा पढ़वाना, और उनके साथ भी मोडस ऑपरेंडी यही। पहले छोटे मोटे हल्के फुल्के गिफ्ट देना, कोटा में भी और भोपाल में भी, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, हल्के गिफ्ट्स, कपड़े, सलवार सूट वगैरह। और उसके बाद कहीं ओयो रूम में ले जा करके नशीला पदार्थ खिला करके एक वीडियो बना लो, फोटो खींच लो आपत्तिजनक, और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। और उसके बाद इनको हर तरीके से इनका यौन शोषण करो। तो ये तमाम चीजें अकस्मात तो नहीं हो रही हैं, ये हो रही है पाकिस्तान की शह पर हो रही हैं, और लव जिहाद एक मिजाज में। अच्छा, बात यही समाप्त हो जाती है तो बात खत्म हो जाती है। मल्टीनेशनल में जहां टीसीएस में आपने देखा, विप्रो में आपने देखा कि पूरा संगठन एक तरीके से इस चीजों में संलिप्त था, और मूक सहमति भी थी। मूक सहमति के साथ साथ आपने ये भी गौर किया होगा कि उनके द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। AIMIM के कॉरपोरेटर के यहां ये निदा खान छुपी बैठी थी, छिपी बैठी थी उनके यहां, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो अब मैं चाहूंगा कि भारत सरकार से कि जैसे कि लव जिहाद है, अब ये लव जिहाद एक नई बीमारी है, इस पे जो मुकदमे कायम करे, तो मैं चाहूंगा, कुछ मैं परामर्श दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। 8 राज्यों में धर्मांतरण कानून है, वहीं पर समस्या ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में जहां कोटा में हुआ, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन एक्ट 20/2025 ये कर लें।
और चूंकि पाकिस्तान का एंगल आ रहा है, यूएपीए भी लगा दें, बीएनएस भी लगा दें, रासुका भी लगा ले, तो अंजू जी ये हो गया करीब 25-30 साल का इंतजाम। और अगर औसत एज एक लफंगे की 20 साल है, हालांकि कुछ इसमें नाबालिग भी हैं, अगर एक लफंगे की उम्र 25 साल 20 साल है तो 30 साल की सजा हो गई, तो जब निकलेगा तो इसकी रिटायरमेंट की एज पे निकलेगा, अगर निकला तो। वरना संभावना यही कि जेल के अंदर ही ये 72 हूरों के पास पहुंच जाए। और एक तो मोई क्या नाम था उसका, जो भोपाल में जिम इंस्ट्रक्टर था, उसको तो खैर जब ले जा रही थी पुलिस तो उसको पैर में गोली लग गई और वो बच गया, लेकिन पैर में गोली जरूर लग गई। तो मरीजे इश्क थे, थोड़ा इलाज उनका हल्का हो गया, लेकिन इनको लगना चाहिए था डांस क्लास चलाता था और इसके पैर में गोली लगी। सवाल ये उठता है कि पैर में अगर गोली लगी तो हो सकता है कि निशाना ठीक नहीं लगाया लोगों ने, निशाना ठीक लगाते तो ये कमर से ऊपर ही लग सकती थी। लेकिन वहां पे कम से कम भोपाल में अंजू जी काम इतना अच्छा हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इसमें कार्रवाई की, अपनी जांच कराई, पुलिस को भी हिदायत दी, पुलिस ने भी कार्रवाई की। लेकिन ये कार्रवाई अभी कोटा में दिखाई नहीं पड़ रही है। कोटा में क्या कारण है कि इतनी जो जिसकी हंटर की चोट पड़ती है, जबकि उनको नसीहत लेनी चाहिए कि अजमेर कांड में भी जिन बच्चियों के साथ सन 92 से अन्याय हुआ उसमें भी कार्रवाई बड़े विलंब से हुई, और इतने विलंब से हुई कि वो नानी दादी बन गई, मरा गई, कई आरोपी मर गए कोर्ट के दौरान। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में रख करके यूएपीए लगा करके, जो धर्मांतरण कानून है वो भी लगा करके, इनको कम से कम 25-25 साल की सजा तो होनी चाहिए। सर, ये बिल्कुल पैटर्न जो है, चाहे ये भोपाल का हो या कोटा का ताजा वाला मामला हो, ये पैटर्न आपको नहीं लग रहा कि ब्रिटेन का जो ग्रूमिंग गैंग था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है? और ग्रूमिंग गैंग की जो रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी, जिस पर हमने बात भी की थी, उसमें पहली बार मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हुआ था, पाकिस्तानी मुस्लिम लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया था। तो अब तो खुलकर भारत को भी कहना चाहिए कौन करवा रहा है, दबे छुपे कौन ये सब काम कर रहे हैं। और आप सही कह रहे हैं कि बाकी चीजें करने में तो बहुत कुछ तामझाम करना पड़ता है, ये गुपचुप तरीके से हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग्स थे, और वहां पर जो बाद में एक पार्लियामेंटेरियन ने और एक ने हिम्मत की और ये कहा कि पाकिस्तानी मुस्लिम मेन आर बिहाइंड दिस प्राइमरीली। पाकिस्तानी मुस्लिम मेन, न इंडियन कहा न बांग्लादेशी कहा, प्राइमरीली पाकिस्तानी मुस्लिम मेन। और ये दशकों से 2.5 दशक से 2.5 लाख लड़कियों का शोषण किया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं नहीं 40,000 तो अविश्वसनीय है। अरे जब इंग्लैंड ऐसे छोटे से देश में 2.5 लाख बच्चियों के साथ हो सकता है तो 40,000 क्या चीज है। लेकिन ये चीज एक बीमारी होता, संक्रमण होता, दिमाग का एक ऐसा एक ये बीमारी कीड़ा है कि इनकी चलते फिरते उठते बैठते इनके मन में केवल काम वासना है, और उस वासना के चलते हुए उसको धार्मिकता का पुट देते हुए जिहाद का नाम दे दिया। जिहाद अल अकबर, पहले फंसाओ, उसके बाद प्रेग्नेंट करो, और उसके बाद जो है धर्मांतरण करवाओ। ये सब तमाम चीजें आपके सामने, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पैटर्न केवल कोटा का नहीं है, उज्जैन का नहीं है, लखनऊ का नहीं है, छंगुर का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। जहां मौका मिलो तो चूको मत, बहू बेटी जो है किसी को उठा सको तो जरूर उठा लाना। आपने बिल्कुल सही कहा। और वहां के सेनेटर को मैं साधुवाद कहूंगा जिसने कहा कि पाकिस्तानी मुस्लिम मेन आर बिहाइंड द ग्रूमिंग गैंग्स ऑफ ब्रिटेन। बिल्कुल सही कहा आपने जी। लेकिन सर, हमारे देश में तो एक सेकुलर जमात है ना, जो पहले लव जिहाद को मानती नहीं थी। वो तो कहते थे इश्क मोहब्बत हो गया तो दो अलग अलग मजहब के लोगों में शादी हो गई। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं समझा कि लड़कियां हिंदू ही क्यों होती हैं, पुरुष मुस्लिम ही क्यों होते हैं, उल्टा क्यों नहीं होता है। ब्रिटेन ने भी तो, इंग्लैंड ने भी तो कितने सालों के बाद एक्सेप्ट किया, जबकि कितने साल पहले हुआ था। हमारे यहाँ तथाकथित जो सेकुलर है, ये बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर बालू में घुसेड़ के रखे हुए हैं। इनको ये नहीं मालूम कि इस खतरे को इन्होंने जो है दावत दे दी है, जिसको कहना चाहिए कि हम लोग कॉस्मोपॉलिटन हैं। लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन है कि आखिर क्या कारण 99% लड़का एक बिरादरी का है और 99% लड़की हिंदू है, 99% लड़का मुसलमान है, आखिर इसके पैटर्न पे अगर कहीं होता है तो उसके दुष्परिणाम भी आपने देखे। लेकिन हमारे यहाँ जो सेकुलर जमात है वो इस पर बहस करने को तैयार नहीं। डिबेटों में मौलाना लोग चिल्लाने लगते हैं, हमारे मजहब में इसकी मजहब में इजाजत है नहीं, ये तुम बढ़वा के टांगो अपने हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना साहस नहीं है कि तुम इसकी भर्त्सना करो, निंदा करो और लड़कियों के खिलाफ फतवा जारी करो, लड़कों को कहो कि तुम तुम्हें इस्लाम से खारिज करते हैं। ये कोई नहीं कहेगा। बातें इनकी जो तकरीरें हैं सुन लीजिए, जिसका कोई मतलब नहीं है।
बातें उतनी ही बेदम की है जितना नपुंसक इनका वक्तव्य रहता है। फैयाज प्रेम जी है, इसके पास जिंक फास्फोरस कैसे आया? इतनी तादाद में कहां से इसको मिल गया सर? ये बिल्कुल वही नहीं हुआ जैसे वो डॉक्टरों का जिहाद था सर, अल फलाह यूनिवर्सिटी वाले, उनके पास अमोनियम नाइट्रेट इतना ज्यादा आ गया था, वो भी उन्होंने इकट्ठा किया। इसके पीछे भी तो कोई ना कोई लोग होंगे ना जिन्होंने इसको ये सारा केमिकल ला कर दिया और एक नया तरीका सुझाया कि तुम कैप्सूल बेचो इसके बना बनाकर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये कैप्सूल जो था, इसका भी जो मेडिसिन थी, ये भी कंट्रोल थी और अमोनियम नाइट्रेट भी कंट्रोल आइटम थी, जिसपे गवर्नमेंटल कंट्रोल था। दोनों पे गवर्नमेंटल कंट्रोल था, लेकिन दोनों चरमपंथियों के पास, अपराधियों के पास पहुंचे और उसका प्रयोग दोनों ने करने में किसी हद तक सफल भी हुए। ये बहुत ही चिंता का विषय है। कंट्रोल्ड आइटम से गवर्नमेंट कंट्रोल में होना चाहिए था, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट हो या जिंक फॉस्फाइड हो। लेकिन अगर गवर्नमेंटल कंट्रोल के बाहर गए तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है और गवर्नमेंट को, पुलिस को इस चीज के जो लूपहोल्स है उसको प्लग इन करना होगा। ये सब चौंकाने वाला तो मुंबई का किस्सा आया है। 14,900 ये कैप्सूल इनके पास से मिले हैं। तो खैर, कैप्सूल मिलना तो कोई बड़ी चीज है नहीं, लेकिन कैप्सूल के अंदर इन्होंने भरा क्या है, ये शातिर दिमाग को दिखाता है। इसके अंदर इन्होंने भरा था जिंक फॉस्फेट, और जिंक फॉस्फेट का होता है ये 1 ग्राम, इन्होंने एक एक कैप्सूल में 1 ग्राम, वैसे तो कहेंगे क्या होता है, लेकिन 1 ग्राम कैप्सूल में अगर है तो इसकी मारक क्षमता होती है। और ये था क्या, जिंक फॉस्फाइड। और जिंक फॉस्फाइड के 30,000 कैप्सूल इन्होंने तैयार किए थे। और जिंक फॉस्फाइड वो चूहा मारने का एक घातक जहर है कि 1 ग्राम एक इंसान को मारने के लिए काफी होता है। अब इन्होंने 1-2 को खिलाया भी, उनको एकदम से उल्टी होने लगी, क्योंकि होता यह है कि जब ये बॉडी में जाता है तो जो एसिड होता है और जो बॉडी के फ्लूइड के होते हैं उससे मिल करके ये फॉस्फीन नाम की एक गैस पैदा करता है, जो कि अत्यंत जहरीली होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करती है और इसके बड़े घातक परिणाम होते हैं। किडनीज वगैरह को ये बिल्कुल फेल करने लगती है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जिनको खिलाया था उनको जब उल्टी वगैरह हुई, तुरंत उनको अस्पताल भेजा गया और कोई जनहानि नहीं हुई। ये फैयाज प्रेम जी जो था ये गिरफ्तार हो गया है। जे और भाईखला में इनका ऑपरेशन था। पुणे के रहने वाले थे। अब पुणे के रहने वाले थे, लेकिन ये कहां कहां भ्रमण करके आए, ईरान और इराक ये भ्रमण करके आए थे। अब ये क्या सीख के आए थे इराक और ईरान से, ये केमिकल जो इनके पास से मिला ये कैसे आ गया? और ये केमिकल कुछ सामान्य नहीं है, इसको रखने का लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। इसके रख रखाव के भंडारण का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, स्टोरेज होती है, और अगर जेल नहीं करेंगे ये तो इसमें जेल भी हो सकती है। और जो इन्होंने कृत्य किया है, हत्या करने के प्रयास पे इनका मुकदमा भी लग गया है। लेकिन अंजू जी, इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर इनकी गतिविधियां आप देखें, माना मुहर्रम है, आपके पहला डायमेंशन है शिया सुन्नी है, शिया सुन्नी का है, या आपने किसी चाल के चलते 10-20 लोगों की हत्या कर दी, उसमें सफल हो जाते, जिसमें सफल नहीं हुए, तो आरोप किस पे लगता? शिया सुन्नी पे तो लगता नहीं। पहली शक की सुई जाती हिंदुओं के ऊपर, और एक बड़ा दंगा होने की प्रबल संभावना थी। और दंगा जब होता तो उसमें दोनों तरफ से लोग मारे जाते। तो ये तो अच्छा हुआ मुंबई पुलिस ने बड़े वक्त रहते इनको गिरफ्तार कर लिया, और इनके पास से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड बरामद हुआ, 30,000 कैप्सूल, और 14,900 तो ये लेके चल ही रहे थे लोगों को खिलाने की नीयत से। अब क्या इनका मकसद था, कितने लोगों को ये मारना चाहते थे, ये चीज विचारणीय है। लेकिन ये केमिकल जो कि कंट्रोल्ड आइटम है, लाइसेंस से मिलता है, ये इनके हाथ में इतना ज्यादा आया कैसे? आया तो उसकी सप्लाई चेन को पुलिस को देखना होगा किसने दिया, और इनकी गहराई से फैयाज मियां की पूछताछ होनी चाहिए कि आपका मकसद क्या था, आपका अभिप्राय क्या था, यहां आकर के आप किसका कत्ल करना चाहते थे और उससे करके आपको क्या फायदा मिलता है? क्योंकि ये जो जहर है ये बड़ा पोटेंट है। चूहा मारने की ये जो दवा है जिंक फॉस्फाइड, ये बहुत ही पोटेंट रेड किलर केमिकल माना जाता है। और ये 1 ग्राम में जब आपने देखा किसी ने कंज्यूम कर लिया तो उसकी हालत खराब हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इस बार एक तो ये घटना हुई, घटना नंबर 1 उज्जैन की है। उज्जैन में जिस तरीके से टाटा मैजिक को लटका करके और उसमें आग लगा के, पटाखा लगा के क्रेन पे, और जो इन्होंने घोड़ा प्रदर्शन किया, AK-47 के मॉडल लेके, डमी लेकर के घूम रहे थे। आप क्या दिखाना चाहते थे, किसको आतंकित कर रहे थे? और ले मैं आ गया, इसका क्या मतलब है? आप किसको धमका रहे हैं कि ले मैं आ गया? कौन आ गया, कैसे आ गया? और ये जो मैंने
पहले कभी आपसे पूछा था कि आखिर उस टाटा मैजिक जिसकी आपने आगजनी और पटाखे लगा करके आपने ब्लास्ट कर दिया था, उसकी छत पे चढ़ के लोग लाल झंडे में क्या लिख के चले थे? लोगों ने, किसी ने बताया कि उसमें लिखा था, ये जो कलमा है वो लाल झंडे पे लिखा था। लेकिन ये जो कहते लो मैं आ गया, जाहिर है किसी अपने बड़ों से तो कहेंगे नहीं, उसको तो लो मैं आ गया, तब तो कहते जी मैं हाजिर हूं। लो मैं आ गया, इसका मतलब आप अपने किसी छोटे से कह रहे हो और हीनत्व की भावना दिखाते हुए उसको नीचा दिखाने से। लो आ गए, तुम्हारी औकात क्या है? कौड़ी के तीन नशेड़ी, तुम आ गए और कबाड़िया तुमने एक टाटा मैजिक जो है जला दी, तुम समझ रहे कि तुमने बड़ा कद्दू में तीर चला लिया। तुम्हारी यही औकात है कि कबाड़ी की गाड़ी लाके तुम जला दो और लोगों में दहशत का वातावरण तुम फैलाओ। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि ऐसे मौकों पर अक्सर लोग क्या करते थे, जो मनबड़ होते थे, कि सड़क के बीच चौराहे पे चलती फिरती सड़क पर जिसमें हजारों लोग चल रहे हैं महानगर में, ला करके 2 मुर्गे काट दी। इसमें कौन सी बहादुरी है भाई? मुर्गा बेजबान जानवर, तुम्हें अगर हलाल करना था तो अपने घर में करते। सरे बाजार चौराहे पे करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? जैनियों को, शाकाहारियों को तुम कौन सा आतंक फैला रहे हो? अगला यही समझेगा तुम सिर पेरे हो, बिल्कुल हो, दिमाग तुम्हारा खारिज है और तुम्हारे दिमाग का इलाज होना चाहिए। ये तो ISIS पैटर्न वाला जो है आपने किया, AK-47 के डमी लेकर के आप घूम रहे हैं, वो भी ISIS पैटर्न का था। लो मैं आ गया और लाल झंडे कल में, क्योंकि ISIS का पैटर्न होता है कि अपने हत्याकांड में और अपने जो कृत्य होते हैं उसमें कलर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो कि कलर का ये आपने देखा, जिनका कत्ल करते हैं उनको अलग रंग के कपड़े पहनाते हैं, जो कत्ल करने वाले होते हैं उनके कपड़े अलग रंग के होते हैं। और जिस तरीके से करते हैं, धीमे धीमे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करके, वो भगवान न करे किसी को दोबारा देखना पड़े, लेकिन वो विभत्स चित्रण इसीलिए करते हैं कि जिसका जनमानस में भय और आतंक व्याप्त हो जाए, और किसी हद तक ये करने में कामयाबी कभी कभी हो जाते हैं। अब हमारी जनता चूंकि आदी हो गई इन तरह की बेहूदियों की, इसलिए इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि पुलिस को मेरा परामर्श है कि इन लोगों के ऊपर ये NSA के साथ साथ समुचित भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगा करके इनके ऊपर करे कार्रवाई, और इनके यहाँ कम से कम 7-7 साल का कर दे इंतजाम इन लोगों का। अमोनियम नाइट्रेट को तो काफी हद तक प्लग इन कर दिया है, उसके कंट्रोल और चेक्स एंड बैलेंसेस काफी हद तक और कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन और इस केमिकल को और ऐसे केमिकल्स को उनके ऊपर कार्रवाई की बहुत जरूरत है। सर, आपको याद है एक वो जो चाइना से पढ़कर डॉक्टर आया था जिसने रेजिन नाम का खतरनाक जहर बना लिया था, वो भी जनसंहार करने की कोशिश कर रहा था ना, जेनोसाइड करने की कोशिश, जब उसके पास वो जहर मिला था। और ये कैप्सूल वाला भी 30,000 लोगों को मारने के चक्कर में था। आप सोचिए किस तरह की तबाही की प्लानिंग बनाए हुए थे। बस अब तो वक्त आ गया इन्हीं को तबाह कर दे, क्योंकि इसके अगर ये तबाह नहीं होंगे तो देश को ये तबाह करने में कोई कोर्स छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे जिसने राइसिन बना, चाइनीज पढ़ के जो मेडिसिन आया था, चाहे ये फैयाज प्रेम जी हो, चाहे अल्फला वाले हो, इनकी कमर तोड़ना, इनको तबाह करना अब देश की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। जिस तरीके की तलवारबाजी और जिस तरीके की आपस में लट फुटव सर फुटवल हो रहा है, वो अपने में बहुत चिंता का विषय है। वैसे तो मुहर्रम आपने कहा कि बड़ा पवित्र त्योहार है, गम का मौका है, लेकिन इसको लेकर के जिस तरीके का घोड़ा प्रदर्शन मुजफ्फरपुर में एक सब इंस्पेक्टर हैं मुस्तकीम खान, ये बावर्दी दुरुस्त पूरे YouTube पे इनका चल रहा है, ये नाच रहे हैं, लाठी भांज रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। एक हमारे डिप्टी SP साहब थे संभल में, उन्होंने एक गाना क्या गा दिया या एक वक्तव्य क्या दे दिया, मालूम पड़ा हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में उनकी भर्त्सना हो रही है। क्या आप बताएंगे कि ये आप कर सकते हैं? मुस्तकीम के बारे में भी तो आप कह दीजिए कि इनको ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। मुस्तकीम कर सकते थे। आपने कांवड़ यात्रा में कहा कि लोग कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं, लेकिन मुस्तकीम खान ने जो किया है उसके बारे में भी कोई भर्त्सना का एक शब्द आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना। वाह, संभल वाले डिप्टी SP के लिए तो सब लोगों ने बड़ी आलोचना की, कांवड़ियों के पैर दबाने में सबने बड़ी निंदा भर्त्सना की, लेकिन मुस्तकीम खान ने क्या, वो भी यूनिफॉर्म रूल्स का बिल्कुल जो था उल्लंघन है, इनका निलंबन होना चाहिए। लेकिन निलंबन तो नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकीम को लाइन हाजिर कर दिया गया है, शो कॉज नोटिस दी जा चुकी है। ये अपर्याप्त है, इनका होना चाहिए था निलंबन, और निलंबन के बाद कार्रवाई। खैर, लाइन हाजिर करके आपने शो कॉज नोटिस दे दी, अपने में मैं समझता हूं कि एक शुरुआत आपने कर दी। लेकिन मुहर्रम त्योहार को लेकर के इसके पहले भी मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है करबला, एक स्टोरी है, जरा उसको अगर पढ़ेंगे तो
उसमें आपको करबला और मुहर्रम के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मुहर्रम को लेकर के पहले भी ऐसे कई शिकायतें आती थी कि जब कहीं किसी चीज पे, हमेशा नहीं और सबके द्वारा नहीं, जब कभी कोई विवादित भवन पर और भूमि पे कब्जा करना होता था तो मुहर्रम का जुलूस ले जाकर के ताजिया वहीं रख देते थे, विवादित मकान में या विवादित जमीन में, और उसके बाद कहते थे हम यहाँ से तभी हटेंगे जब हम यहाँ की बाउंड्री बना लेंगे, और हम यहाँ से तभी हटेंगे जब हमको इसका कब्जा मिल जाए। और ये आज से नहीं, जमाने से कई जगह शरारती तत्व कराते थे और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से ये होता था, अकस्मात नहीं होता था अंजू जी। तो स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से होता था। लेकिन शैतानी का पुट तो आप देखिए कि पहले तो आप जमीनों पे, मकानों पे कब्जा करने के लिए भीड़ का एक तरीका निकालते थे, और पहले ये भी एक बहुत अच्छी मिसाल होती थी कि मुहर्रम के जुलूस में शिरकत हिंदू मुसलमान बढ़ चढ़ करके दोनों एक साथ करते थे, दोनों एक साथ ताजिए के जुलूस में शामिल होते थे। कालांतर में इसकी शक्ल थोड़ा थोड़ा बदले और अब तो बिल्कुल ही विपरीत हो गई है, जब जमीनों मकानों पे कब्जा करने की नियत से ताजिया वहां रख दिया जाता है, और फैयाज प्रेम जी ऐसे शातिर दिमाग के लोग जाकर के जहर की गोली कैप्सूल में चलाते हैं कि ये पेन किलर है, खा लो तुम्हें दर्द नहीं होगा, कि तुम अपने ऊपर जंजीर मार रहे हो, अपने ऊपर आग लगा रहे हो, तो अगर तुम्हारे बदन में दर्द होगा। लेकिन मान लीजिए खिला दिया होता और उसमें 10-20 मौत हो गई होती तो कितना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या हो गई होती, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता और दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती। उज्जैन वालों ने जो घोड़ा प्रदर्शन किया कायरतापूर्ण, वो क्या दिखाना चाहते थे कि वो बड़े लड़ंतियां हैं, वो बड़े लड़ाकू हैं। ऐसी हरकतें कि सिर्फ कायर लोग करते हैं, जो वाकई शूरवीर होता है ऐसी भोड़ी हरकत नहीं करता है। और कितना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा, जाहिर है ये पैसा इनकी तो औकात नहीं थी, तो पैसा आया कहां से आप गेस कीजिए। एक ही आका है इनके जो पाकिस्तान से आते भेजते हैं पैसा, तो हमें तो ये लगता है कि इसका पैसा वहीं से आया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इनके खिलाफ सख्त कानून की धाराओं के तहत सख्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो फैयाज प्रेम जी है ये आसानी से बचना नहीं चाहिए, और कोटा वाले अपराधियों पर भी बहुत अच्छे तरीके से नकेल कसने की जरूरत है, और फिर हमारी बच्चियों को भी समझाने की जरूरत है। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो समझती नहीं है, वो मुझे नहीं पता चलता कि वो कैसे उनको बरगला लेते हैं कि वो उनके चंगुल से निकल ही नहीं पाती हैं। तो माता पिता को भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, माता पिता को भी, बच्चियों को भी शिक्षित होने की जरूरत है। आखिर कैसे इतने जल्दी जिसको कहते हैं कि फिसल के गिरने लगती, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों में, हजारों में, 40,000 में। आखिर कुछ न कुछ तो कमी है ही हमारी परवरिश में, हमारे उनके समझाने में, सिखलाने में। माता पिता को भी जागरूक रहना होगा, बच्चों को भी जागरूक करना होगा, शिक्षक गण को भी और पुलिस को भी, और महिला पुलिस को खास तौर पर उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको जागरूक करके ये सुनिश्चित करें कि जो लफंगे आवारा घुमा करते हैं और ओयो कमरे में जाकर के एकांत में बैठते हैं, हिंदू बच्चियां और मुसलमान लड़के, इसके ऊपर कड़ाई से इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ये कहते हैं कानूनन अगर हम बालिग हैं तो रिजक के बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। माँ बाप पॉकेट मनी नहीं देते कि जाके अय्याशी करिए आप लोग, और इसके बारे में फिर पुलिस को, अभिभावक को पूछने का पूरा हक है आपको। और उसके बाद भी कार्रवाई जब होगी, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आपका अधिकार है तो पुलिस का भी एक कर्तव्य है, और कर्तव्य अगर पूरा कर लेगी पुलिस, आप जिंदगी भूल जाएंगे ये इश्क और ये सब क्या होता है। सर आतंकवादी हमले नहीं होंगे अब की बार, आईएसआई जिस तरह की प्लानिंग करे इसी तरह के हमले होंगे, बच्चों पर होंगे, बेटियों पर होंगे, और इसी तरह से त्योहारों की आड़ लेकर दंगे फैलाने की कोशिश होगी। इसलिए जांच एजेंसियों को भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, और देखते हैं कोटा वाले मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि अभी तक निदा खान वाला वो जो टीसीएस वाला मामला है उसमें भी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, तो इन सब में बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि अब हमले, आतंकवादी साजिशें इस तरह से सिरे चढ़ाई जाएंगी। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।